हेलो एवरीवन। तो जो कैंडिडेट्स नीट और जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस सॉल्यूशंस। तो आज देखेंगे नीट का और एक ही साथ में दूसरे वीडियो में जेई मेंस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। 2 point ions each carrying a charge q are suspended by a distance d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be E being the charge on an electron. तो दो चार्ज है Q, तो Q और इनके बीच में सेपरेशन है D। तो पहले देखते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना हो रहा है। तो कूलम्ब्स लॉ हम लोग ने पढ़ रखा है। तो F इक्वल टू क्या होता था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q है, Q2 भी Q है, Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है D, तो D स्क्वायर। तो Q स्क्वायर इस तरफ लेके आ जाओ, Q स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर उस तरफ जाता है तो अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर। तो क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वांटाइजेशन फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू NE। E था क्या, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से N कैलकुलेट करना है, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E। Q का वैल्यू कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर बाई E। तो E जो है उसको रूट के अंदर ले लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर। E को रूट के अंदर लो लेंगे तो क्या हो जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो C जो है वो करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। A square surface of side L meter in the plane of the paper is placed in a uniform electric field E, acting along the same plane at an angle theta to the horizontal side of the square as shown in figure. The electric flux linked to the square in unit of voltmeter. तो बोला है एक ही प्लेन में स्क्वायर भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी है, ये ऐसा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस साइड के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब कैलकुलेट करते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना पड़ता है, कोई भी सरफेस को चिरती हुई जाना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर से जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो स्क्वायर ऐसा है और इसके ऊपर से ऐसे जा रहा है, दोनों एक ही प्लेन में है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उसके अंदर में से नहीं जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। उसको दूसरी तरह से देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E क्या था, E डॉट S था एरिया वेक्टर और E तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ये है E। तो डॉट अगर है तो कॉस थीटा आता है, तो ये थीटा नहीं है, ठीक है। थीटा मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एस के बीच में जो एंगल है, तो उसको फाई ले लेते हैं अभी, क्योंकि ये एंगल थीटा है। तो अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बोर्ड के बराबर है और एरिया वेक्टर कैसे करते थे, जो भी बॉडी है उसके साथ क्या करना पड़ता था, परपेंडिकुलर। तो देखो ये बॉडी के साथ अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, क्योंकि ये स्क्वायर भी बोर्ड के ऊपर ही है, दोनों बोला सेम प्लेन में है, एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन। तो मतलब देखो E के साथ S का क्या एंगल हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ES cos 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो याद रखना है एरिया वेक्टर कैसे करते हैं, जो सब्सटेंस है जो बॉडी देंगे उसके साथ क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वही उसका डायरेक्शन होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। The electric field at a distance 3r/2 from the center of a charged conducting spherical shell of radius r is E. The electric field at a distance r/2 from the center of the sphere is। अच्छा, तो मान लो ये
कोई स्पेरिकल स्पेयर है, स्पेरिकल शेल है और इसका रेडियस बोला है आर और सेंटर से 3r/2 मतलब तो ये r से बाहर है, 3/2 है मतलब 1.5r। तो मान लो यहाँ पे किसी जगह पे 3r/2 है और यहाँ पे बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E और अभी पूछा है सेंटर से r/2 डिस्टेंस में क्या होगा। तो सेंटर से r/2 डिस्टेंस मतलब ये स्पेयर के अंदर किसी जगह पे होगा, ये r/2 हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा है कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो देखो ये पॉइंट क्या हो गया, ये स्पेरिकल शेल के अंदर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट देखते हैं। A charge Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then the outward electric flux will be. तो Gaussian spherical surface है, उसका रेडियस बोला है r। तो देखो यहाँ पे अगर सेंटर में चार्ज Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये हो रहा है। अभी बोला ये रेडियस डबल कर दिया, मान लो इतना डबल हो गया। तो देखो तो पहले भी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करके जा रहा है अभी भी तो सेम ही हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप और साइज, क्योंकि देखो गॉस थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड या क्यू एनक्लोज्ड लिख दो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, साइज या शेप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अभी ये सेम चार्ज इसके ऐसे रख दो इसके ऊपर, यहाँ पे इसके अंदर, तो फील्ड लाइन तो सेम ही जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम ही होगा, तो रिमेन द सेम होगा। नेक्स्ट देखते हैं। Two pith balls carrying equal charges are suspended from a common point by string of equal length. The equilibrium separation between them is r. अच्छा ये थोड़ा छोटा हो गया डायग्राम, ये दो पीट बॉल है और इनके बीच में डिस्टेंस r था और ये y, ये डायग्राम में है। Now the strings are claimed at half the height. अच्छा अभी हाफ हो गया, मतलब ये वर्टिकल हाइट जो y था ये y/2 हो गया। तो अभी पूछा है ये सेपरेशन अभी कितना होगा दोनों के बीच, ठीक है। तो किसी एक बॉल के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखते क्या होता है। मान लो ये है, तो ये डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r/2, ये r/2। तो यहाँ पे जो बॉल है ना, दोनों बॉल क्या है, इक्वल चार्जेस है, तो दोनों में क्या होगा, फोर्स ऑफ प्रिपल्शन काम करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ Fe, इसका वेट किस तरफ, नीचे की तरफ mg, और टेंशन देखो स्ट्रिंग में ऐसा होगा T, ये एंगल को θ1 मान लो। तो देखो T का दो कंपोनेंट, एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा, ये θ1 है तो ये ऑल्टरनेट एंगल ये θ1 हो जाएगा, तो ये T cos θ1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा T sin θ1। अभी देखो बोला है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, दैट मीन्स क्या है, दोनों बॉल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स हॉराइजॉन्टली देखो दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा। दैट मीन्स Fe या T sin θ1 इक्वल टू Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों फोर्स इक्वल होना पड़ेगा। और वर्टिकली देखो ये दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा। T cos θ1 इक्वल टू कितना हो रहा है, mg। तो 1/2 कर लो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, T sin θ1 बाई T cos θ1 इक्वल टू Fe/mg। तो T कैंसिल, कितना रहा है, tan θ1, साइन बाई cos tan होता है, तो tan θ1 इक्वल टू F कितना होता था,
के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दोनों चार्ज सेम है, Q Q मान लो, तो कितना हो जाएगा के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, बाई क्या है mg, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा mg। अच्छा, टेन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये थीटा 1 है तो ये परपेंडिकुलर r बाई 2, परपेंडिकुलर हो गया r बाई 2, और बेस क्या था ये y, तो y इक्वल टू ये आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एम जी आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो ये 2 नीचे आ जाएगा तो r बाई कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एम जी आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो क्या हो जाएगा 2y के क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा एम जी आर क्यूब, तो y कितना आ रहा है एम जी आर क्यूब बाई 2k क्यू स्क्वायर, 2k क्यू स्क्वायर, y का वैल्यू पुट करेंगे नेक्स्ट कंडीशन में। अच्छा, अभी देखो ये डिस्टेंस अभी क्या हो गया, वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया y बाई 2 हो गया, और ये डिस्टेंस r डैश हो गया, तो ये r डैश बाई 2, ये r डैश बाई 2, और ये एंगल थीटा 2 हो जाएगा, तो ये t cos थीटा 2 हो जाएगा, ये t sin थीटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये कंडीशन तो सेम ही रहेगा, t sin थीटा 2, t cos थीटा 2, तो सेम अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा t कैंसिल, sin बाई cos tan थीटा 2 इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, तो एफ ई क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर तो सेम होगा, अभी इनके बीच में डिस्टेंस आर डैश है तो आर डैश स्क्वायर हो जाएगा बाई कितना होगा एम जी, ठीक है। अच्छा, सेम टेन थीटा की जगह फॉर्मूला पुट करते हैं, अभी क्या हो गया परपेंडिकुलर कितना हो गया आर डैश बाई 2 और बेस कितना हो गया वाई बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया के क्यू स्क्वायर बाई, ये आर डैश नीचे आ जाएगा। अच्छा, आर डैश स्क्वायर होता है ना के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो अभी आर डैश स्क्वायर, तो एम जी आर डैश स्क्वायर, ये देखो 2 2 कैंसल, तो ये कितना हो रहा है आर डैश बाई वाई इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एम जी आर डैश स्क्वायर, ठीक है सर, ठीक है। तो आर डैश बाई वाई के क्यू स्क्वायर बाई एम जी आर डैश स्क्वायर, हाँ, तो वाई को इस तरफ लेके जाओ, तो आर डैश और ये आर डैश स्क्वायर को इस तरफ लेके आओ, तो ये स्क्वायर और ये मिलके कितना हो जाएगा क्यू इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एम जी इंटू कितना हो जाएगा वाई। अभी यहाँ पे वाई का वैल्यू पुट करते हैं, तो आर डैश क्यू इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एम जी इंटू वाई का वैल्यू कितना था एम जी आर क्यू बाई 2k क्यू स्क्वायर, तो ये देखो एम जी कैंसिल, के क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो कितना रह गया आर डैश क्यूब इक्वल टू रह गया आर क्यूब बाई 2, तो आर डैश क्या हो जाएगा क्यूब उस तरफ जाएगा तो क्यूबिक रूट हो जाएगा, क्यूबिक रूट आर क्यूब बाई 2, तो ये क्यूब और क्यूबिक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर और 2 के ऊपर हो जाएगा क्यूबिक, तो क्यूबिक रूट 2, तो आर डैश का वैल्यू आर बाई क्यूबिक रूट 2, ये देखो आर बाई क्यूबिक रूट 2, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे मैं चैप्टर वाइज धीरे धीरे देता रहूँगा, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।